हेलो फ्रेंड्स, तो आप मेरे स्क्रीन पे मोतीलाल ओसवाल का जनवरी 31 2025 का पोर्टफोलियो देख सकते हैं। ये पोर्टफोलियो मैंने किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड नहीं की है। ये मेरे ईमेल पे डिलीवर किया जाता है बिकॉज मोतीलाल मिड कैप में मेरा खुद का भी एसआईपी चल रहा है एंड एज पर सेबी नॉर्म्स हर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को मंथ इन पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर भेजना पड़ता है। उसी के एवज में मुझे भी ये पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर जनवरी 31 2025 का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने भेजा है। तब आप सबसे पहला सवाल ये पूछोगे क्या कि मोतीलाल ओसवाल काफी अच्छा फंड है आपके नजर में कि आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरे घर में टोटल 3 पोर्टफोलियो हैं। एक मेरा पोर्टफोलियो है, एक मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है, एक मेरे डैड का पोर्टफोलियो है और तीनों में अलग अलग मिड कैप्स में इन्वेस्टमेंट है। मेरे पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है और मेरे डैड के पोर्टफोलियो में पीजीआईएम अपॉर्चुनिटीज है जो कि एक मिड कैप फंड है। और मोतीलाल ओसवाल में मैं अप्रॉक्स 1.5 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ और इसके पहले मैं पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टेड था। उससे स्विच करने का मेरा फाइनल डिसीजन ये हुआ बिकॉज कि मेरे डैड ने पिछले 1-2 साल पहले ही अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर किया मेरे साथ में। तो मैंने देखा कि उनके पोर्टफोलियो में भी पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है और मेरे पोर्टफोलियो में भी पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है। तब मैंने पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी को कैंसिल कर दिया, मैंने रिडीम नहीं किया और मैंने स्विच कर लिया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। और दोस्तों, अब आप पूछोगे क्या कि पीजीआईएम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसमें अभी भी क्यों इन्वेस्टेड है। तो देखो दोस्तों, बात ऐसा है कि कोई भी फंड अच्छा खराब परफॉर्म नहीं करता, सारे फंड्स काफी अच्छे होते हैं। एक फेज होता है कि कब जब ये फंड हमारे नजर में आने लगते हैं तो उस समय ये काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहे होते हैं, वो इनका मोमेंटम फेज होता है। उसके बाद में एक कूलिंग फेज होता है जिसमें कि ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करते, अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं क्या कि जो भी मोमेंटम फंड्स होते हैं, एक तरीके से जो अच्छे उस समय रिटर्न दे रहे होते हैं, हम लोग अपने फंड को छोड़ करके उस पर्टिकुलर फंड में स्विच कर जाते हैं, जो कि मैथमेटिकली सबसे ज्यादा गलत है। जी हाँ, मैथमेटिकली, क्योंकि जो भी फंड अच्छा खासा मोमेंटम पिक कर रखा है, जिसके अच्छे खासे रिटर्न्स अभी आपको मिल रहे हैं, तो उसने तो जो रिटर्न्स देना था वो दे दिया, उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स ने जितना अच्छा परफॉर्म करना था वो कर लिया। अब उसके पास में इतना बैंडविड्थ नहीं है क्या कि वो आगे भी जाके अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रखे। हो सकता है वो वापिस से कुछ दिन के लिए कूलिंग फेज में चला जाएगा और हम लोग यही गलती करते हैं। हर फंड का जो कि अभी मोमेंटम में चल रहा है, जो अभी अच्छा रिटर्न दे रहा है, हम उसमें जाकर के इन्वेस्ट कर लेते हैं। हाई एनएवीज पे हमें लो यूनिट्स मिलते हैं और जैसे ही उसका कूलिंग फेज शुरू होता है जिसमें हमें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि उसका एनएवी उतना नहीं भागेगा, हो सकता है निगेटिव भी चला जाए, तो उस फेज में हमें उसी एनएवी पे अच्छे खासे यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम लोग क्या करते हैं क्या कि उस फेज में से ना वापस बाहर निकल जाते हैं और वही फेज होता है जो कूलिंग फेज होता है। इसी फेज में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स को गैदर करने का अपॉर्चुनिटी होता है कि जैसे ही वो कूलिंग फेज से वापस से मोमेंटम फेज में जाए तो वही जो कूलिंग फेज में जो आपने गैदर किया है यूनिट्स को, वही आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, उसी से आपकी कंपाउंडिंग काफी अच्छी होती है। और जो भी अगर ये कह रहे हैं क्या कि अगर पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी अच्छा फंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। अभी जब मार्केट थोड़ा सा डाउन भी चल रहा है, अभी भी मुझे 34% का उसमें से रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने उसे 2-3 साल इन्वेस्ट किया था, फिर मैंने उसे कैंसिल करके मोतीलाल मिड कैप में स्विच कर लिया, मैंने रिडीम नहीं किया था। इसलिए कोई भी फंड अच्छा खराब नहीं होता है, सारे फंड्स अच्छे होते हैं। अच्छे कंपनीज के आप फंड लो, लॉन्ग टर्म में सब अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो बढ़ते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की ओर। तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन्होंने परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, अप्रॉक्स 10% का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में कोफोर्ज लिमिटेड है जो कि पहले एनआईटी था, इसमें भी 9.6% का इन्वेस्टमेंट है। कल्याण ज्वेलर्स में 7.19% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूटर्स का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक स्लाइड बना रखा है, तो 56.38% का एज ऑफ 31 जनवरी टॉप 10 जो स्टॉक्स है इनके पास में उनका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग इन 10 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे क्या कि फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसी हिसाब से मोतीलाल मिड कैप भी अपना परफॉर्मेंस देगा। इन सारे स्टॉक्स का अगर हम लोग वैल्यूएशन पे ध्यान दें
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि परसिस्टेंट सिस्टम का भी जो वैल्यूएशन है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस फंड का, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन स्कोर है वो 2 है, और ये 2 इसलिए है क्योंकि इसका पीई बहुत ज़्यादा है। 72 का पीई है, जबकि मार्केट में जो इनके कंपटीटर्स हैं उनका पीई 25 से लेकर के 30 है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है क्या कि मोतीलाल मिड कैप ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 10% का इन्वेस्टमेंट किया है परसिस्टेंट सिस्टम में, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है। दूसरे स्टॉक की बात करें जो कि ये कोफोर्ज भी अगर आप टॉप पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूटर्स में देखेंगे तो कोफोर्ज भी 9.62 का एलोकेशन लेकर के आ रहा है। तो कोफोर्ज का भी अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन स्कोर इसका भी 3/10 है, क्योंकि इसका भी अगर आप पीई जाकर के चेक करोगे और इसका पीबी जाके चेक करोगे, पीबी भी काफ़ी ज़्यादा है इसका पीई भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका वैल्यूएशन स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। यानी कि मोतीलाल मिड कैप फंड का टॉप 2 स्टॉक्स जो है जिसमें कि अप्रॉक्स 20% का एलोकेशन है, ये दोनों स्टॉक्स अपने अभी पीक पर हैं। बात करें इसके बाद में कल्याण ज्वेलर्स, इसका भी वैल्यूएशन स्कोर काफी ज्यादा है, इसका भी पीई बहुत ज्यादा है। तो बाकी के स्टॉक्स को देखें, इनका है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंट लिमिटेड में। ट्रेंट लिमिटेड में अगर आप देखोगे तो ट्रेंट लिमिटेड में इन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली, इसका भी वैल्यूएशन स्कोर काफी ज्यादा है। क्वालिटी इनका 9/10 है जो कि अच्छा है। वापिस से देखें डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इसका मोमेंटम अगर आप देखोगे तो ये अभी काफी ज्यादा मोमेंटम में है। और जो भी फंड्स अगर आप ऊपर के फंड्स भी देखोगे तो इन सब का मोमेंटम भी काफी अच्छा है, जैसे कि परसिस्टेंट, इसका भी मोमेंटम काफी अच्छा है। आगे बढ़े ट्रेंड का, तो यहाँ पे मोमेंटम स्कोर इसका भी 9/10 है, लेकिन इसका भी वैल्यूएशन काफी ज्यादा कम है। डिक्सन का भी मोमेंटम काफी हाई है, पीई भी काफी हाई है, इसलिए वैल्यूएशन भी काफी कम है। पॉलीकैप का इसका मोमेंटम ओके है, क्वालिटी काफी अच्छा है। मैक्स हेल्थ केयर, इसका भी वैल्यूएशन 3/10 है, मुझे मैक्स हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं पसंद है ये स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें भारतीय हेक्साकॉम, इसका भी वैल्यूएशन 2/10 है, क्वालिटी ओके है, मोमेंटम 8/10 है। 197 यानी कि अपना प्यारा पेटीएम, ये अभी भी काफी ज्यादा हाई पी पे चल रहा है। 2000 का ये स्टॉक्स आया था, मोमेंटम अभी इस स्टॉक ने पकड़ा है, लेकिन क्वालिटी अगेन ये शुरू से इसकी क्वालिटी इस पे डाउट चल रहा है और आज की डेट में भी क्वालिटी पे इसके इशू आ रहा है। नेक्स्ट फंड है जो टॉप 10 में है वो है ओरेकल सर्विसेज। ओरेकल सर्विसेज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। इसका वैल्यूएशन अभी फिलहाल काफी कम है और मोमेंटम स्कोर भी 7/10 है, लेकिन इसका क्वालिटी देखो आप 10/10 है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? कंक्लूजन ये निकलता है कि मोस्ट ऑफ द फंड जिसमें अभी मोतीलाल ने इन्वेस्ट कर रखा है, टॉप 10 फंड्स, मोस्ट ऑफ द फंड्स नहीं, टॉप 10 फंड्स, इन सब का काफी ज्यादा हाई पी है, सबका काफी ज्यादा हाई पी है, सबका वैल्यूएशन काफी ज्यादा अभी हो रखा है, यानी क्या कि ये महंगे मिल रहे हैं अभी आपको मार्केट में। तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ क्या कि जब ये मोमेंटम फंड्स जो अभी काफी ज्यादा मोमेंटम पे है, जब ये कूल डाउन फेज में जाएंगे तो उस समय मोतीलाल क्या करेगा? उस समय तो मोतीलाल मिड कैप का जो रिटर्न होगा वो तो थोड़ा सा कम ही आपको देखने को मिलेगा। तो इनका है ना इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी पे चलते हैं। ये कहते हैं क्या कि हम लोग QGLP इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पे चलते हैं। QGLP का मतलब होता है, Q का मतलब होता है क्वालिटी, G का मतलब होता है ग्रोथ, L का मतलब होता है लॉन्गेविटी और P का मतलब होता है प्राइस। तो इनके वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो ये जो स्क्रीनशॉट है ये भी इनके वेबसाइट से ही लिया गया है। तो ये कहते हैं कि भाई हम लोग QGLP के मेथडोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग मैक्सिमम बस 35 स्टॉक्स का बंच लेकर के चलते हैं, जिसमें कि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, स्विच करते रहते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है क्या कि स्किन इन द गेम, आप यहाँ पे देखोगे क्या कि इनका खुद का 1772 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इनकी टीम का जो भी फंड मैनेजर्स हैं सबका मिला के 1772 का इन्वेस्टमेंट है। अगर इसको करेंट के AUM से हम लोग अगर निकालें तो अप्रॉक्स 7.23% का इनका खुद का इन्वेस्टमेंट इन सारे स्टॉक्स में है, जिसको कि हम लोग स्किन इन द गेम कहते हैं। अब आप कहोगे क्या कि बहुत समय पे मैंने देखा है कि बहुत कोई ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि भाई इनका जो हाई कन्विक्शन वाला जो मेथोडोलॉजी है, जिसमें कि ये 35 स्टॉक्स लेकर के चलते हैं, इनके कारण इनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो इनका ये मेथोडोलॉजी काम करेगा कि नहीं करेगा? तो सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या कि इनकी ये जो मेथोडोलॉजी है 35 स्टॉक्स की, ये आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है। और इस मेथोडोलॉजी का जीता जाता सबूत मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप मेरे इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल के साथ में मैं सन 2016 से अटैच्ड हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कि सन 2016 में मैंने अपना मोतीलाल ओसवाल में पहला SIP ओपन किया था। उस समय भी जो मेरा म्यूचुअल फंड था उसका नाम था मोस्ट
फंड मल्टी कैप 35। ओके, तो उस समय 2016-17 के ज़माने में मोतीलाल के मोस्ट ऑफ द फंड्स मोस्ट के नाम से आते थे, एमओएसटी 35 मिड कैप, एमओएसटी 35 लार्ज कैप, इसी तरीके के इनके फंड्स आते थे। और ये 35 इनका अभी से नहीं, उसी समय से चला आ रहा है। उस समय भी ये 35 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते थे, उसी में से शफलिंग करते थे, और आज की डेट में भी ये 35 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करके शफलिंग करते हैं उसमें से। तो कहने का मुद्दा ये है क्या कि इनका ये जो मेथोडोलॉजी है, ये आज का नहीं है, दसों साल पुराना है, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। फिलहाल ये जो मोतीलाल ओसवाल फोकस मल्टी कैप 35 है, इसका नाम चेंज होकर के मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड हो चुका है। अब बात करते हैं इनके टर्नओवर रेशियो की, और ये बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स का अगर आप इनका टर्नओवर देखोगे, और ऑलमोस्ट इनका अगर आप नॉर्मल भी टर्नओवर रेशियो देखोगे, तो ये 1.3 से लेकर के 1.7%, यानी क्या कि 130% से लेकर के 170% तक का इनका टर्नओवर रेशियो जाता है। जिसका मतलब है क्या कि ये बहुत ज़्यादा शफलिंग करते हैं अपने स्टॉक्स में, बहुत ज़्यादा, मतलब तुरंत स्विच करते हैं। और एक तरीके से आप मान सकते हैं ये जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये एक तरीके का मोमेंटम मिड कैप फंड है। इनके पास में 35 स्टॉक्स है, उसमें से ये सेलेक्ट करते हैं कि जो भी 20-22 स्टॉक्स है जो कि हाई मोमेंटम में चल रहे हैं, उसमें ये फटाफट स्विच करते हैं। इनका बाय एंड होल्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये इनका कैश ग्राफ देखो। अगस्त में इनका जो कैश था इनके हाथ में वो 22% था, और इस जनवरी में इनका जो कैश है ये 24% का है। यानी कि जो इनका जो अभी आप AUM देखोगे, यहाँ पे नीचे में इसका AUM भी है, इसका आप AUM देखोगे 24,000 का AUM है, उसमें से 24% तो इनका कैश है यहाँ पे। तो इस ग्राफ से हमें ये समझ आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है इस फेज को। अगर आप देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इन्होंने, इनके पास में कैश एकदम नाम मात्र का था, इन्होंने इस फेज में अपने सारे इन्वेस्टमेंट किए, और जनवरी में जैसे ही FIIs ने सेल आउट शुरू किया तो इन्होंने भी क्या किया, अपने सारे स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इनका जो कैश है वो 24% का चला गया। वहीं पे अगर आप वापिस से देखो अगस्त सितंबर के महीने में, ये अगस्त सितंबर का महीना है, इसमें अगर आप देखो तो इस समय भी इनके पास में कैश काफी ज्यादा था, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून में इनके पास में कैश कम था, इन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे ही मार्केट अगर आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स को, तो मिड कैप इंडेक्स से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस समय मार्केट जो था मिड कैप इंडेक्स काफी ज्यादा हाई था। तो इन्होंने क्या किया, जब मार्केट काफी ज्यादा हाई था, इन्होंने अपने सारे स्टॉक्स को सेल आउट करके सारे को अपना कैश में निकाल लिया। और अभी जब मार्केट थोड़ा सा लो चल रहा है, ऑलरेडी ये लास्ट मंथ का है, तो उस समय भी मार्केट थोड़ा सा हाई पे था जनवरी में, और FIIs सेल आउट कर रहे थे, तो इस समय भी इन्होंने क्या किया, फटाफट अपने सारे स्टॉक्स को सेल आउट कर दिया। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी देख सकते हो आपकी मंथ वाइज चेंज होते रहती, ये बाई एंड होल्ड करने वाली कंपनी नहीं है। और नीचे में आप ये भी ग्राफ देख सकते हो, करेंटली आप देख सकते हो इस ग्राफ से कि दिसंबर में इनका जो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट था ये अप्रॉक्स 29% का था, और अभी जो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट है वो 12% का है। यानी कि 17% का इनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप से डिक्रीज हो चुका है, लार्ज कैप इन्होंने बेच दिया है, क्योंकि दिसंबर जनवरी के फेज में लार्ज कैप में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, FIIs ने लार्ज कैप काफी ज्यादा बेचा था, तो इन्होंने भी क्या किया, इनका जो 29% का जो होल्डिंग था उसको इन्होंने घटा के 12% कर दिया, और 17% का कैश इनका यहां से जनरेट हुआ, इनके लार्ज कैप से 17% का इनका कैश जनरेट हुआ। और नॉर्मली भी इनके पास में 6-7% का कैश रहता है, तो 17 + 6 यानी कि 23-24% का इनके पास में अभी कैश देखने को मिल रहा है, जो कि ये आगे जाकर के इन्वेस्ट करेंगे। तो मुद्दे की बात ये है क्या कि अभी जो भी इनका जो भी फंड मैनेजमेंट है, जो भी डिसीजन ले रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इन्होंने सेल आउट किया है जनवरी में, अच्छा खासा 24% का इनका अभी कैश होल्डिंग है। मार्केट अभी डाउन हो चुकी है, फरवरी में हो सकता है ये कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, या मार्च अप्रैल का वेट करे अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। इनके स्टॉक्स की वैल्यूएशन ऑन वन साइड, इनके स्टॉक्स की वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई जा चुकी है, लेकिन वहीं पे आप यहाँ पे दूसरे साइड में देख सकते हो क्या कि इनके फंड मैनेजर काफी ज्यादा एक्टिवली अपने स्टॉक्स को मैनेज भी कर रहे हैं, और इन्होंने सेल आउट भी कर रखा है। ड्यूरिंग द डाउन द लाइन मैं ये समझ रहा हूँ कि 2-3 महीने तक थोड़ा सा कांस्टेंट आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का, लेकिन जैसे ही ये 25% का कैश
ये इन्वेस्ट करेंगे और ये जब 25% का कैश इन्वेस्टमेंट होने के बाद में 6-7 महीने के बाद में जब ये रिटर्न देगा, तब आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अच्छा खासा रिटर्न और भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको चाहिए जो कि 100% प्योरली डेटा पे बेस्ड है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। इस तरीके के डेटा शेयरिंग वाले वीडियोस मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।